Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. I, Aman Sharma, your mathematics educator, came here with the new chapters of class 10th, class 12th mathematics. The name of the chapter is probability. So probability एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्वेश्चन हमारा हम क्या कहते हैं वो एक फील आता है ना probability, क्योंकि हमने पहले भी भाई हमने 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, तो बढ़िया लगता है मतलब प्रोबेबिलिटी करने में. बस मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है और जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो सारा पकड़ के रखना है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. और उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर, यू हैव टू फर्स्ट रीड द मैक्स मार्क्स बुक पढ़नी है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट कराएंगे ताकि जो भी आपकी क्वेरी है वो क्वेरी बन के ना रह जाए. ठीक है, तो शुरू करें अपने बढ़िया परफॉर्मेंस को. So let's start. The chapter name is probability, as we have discussed earlier. It is class 12th. So let's start with the summary of the chapter. So first, it is given what is an event. Event क्या होता है? देखो event सबसे important चीज है इसमें कि कुछ चीज होएगी. Probability क्या है? Probability हमारी क्या है? Possibility of happening a event. किसी चीज की होने की संभावना इज प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है इवेंट. इवेंट क्या कह रहे हैं हम? अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट और अ केस. ठीक है जी. अब सैंपल स्पेस सबने निकाला है. मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक कॉइन हमने टॉस करा है तो उसमें सैंपल स्पेस क्या है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज उसमें आ सकती है. भाई एक कॉइन उछाल रहे हैं हम, जनरली उसमें क्या आएगा, या तो एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो ये एक सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटीज हैं, यानी सैंपल स्पेस में वो एलिमेंट आते हैं कि जितना उस इवेंट में पॉसिबिलिटीज हो सके. ठीक है बच्चे. तो और जैसे हम डाइस करते हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं, फिर तो इफ यू थ्रो अ डाइस, तो डाइस में क्या होता है, डाइस में हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. दैट इट कैन बी अ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. तो ये इसकी सैंपल स्पेस बन जाता है. यानी सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं सेट में आएंगे वो सारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं वो हैं. अब जैसे हम 2 डाइस उछालेंगे, 3 डाइस उछालेंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे ना एग्जांपल दिया हुआ है, इफ इन टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग आइदर हेड और टेल इज अ इवेंट. ठीक है, हेड आना या टेल आना कॉइन के टॉस में एक इवेंट हो गया. ठीक है, अब इवेंट्स के बारे में बात करें तो इवेंट्स एक टाइप होती है दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है, थोड़ा सा अपने नाम में ही ये चीजें दिखा देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो कह रहे हैं इक्वली लाइकली. लाइक होता है सेम जैसे दिखने वाले. ठीक है, तो इवेंट्स की कह रहे हैं द गिवन इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर in preference to the other. Example, in a throwing a unbiased dice all the 6 faces are equally likely to come. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक डाइस उछाला है. ठीक है, डाइस उछाला है तो पॉसिबिलिटीज क्या है उसमें, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6. यही तो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी, है ना. तो इस सैंपल स्पेस में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, 4, 5 और 6 इंडिविजुअली इनके नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 1/6. तो ये सारे 1/6 प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं अपने इंडिविजुअली हैपन होने के लिए. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइकली व्हाट, इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है जी. तो ये एक जैसे से इवेंट होते हैं क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटीज सेम आती है. बड़े आगे अपने नए. अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. तो इंडिपेंडेंट सबको पता है. ठीक है, इंडिपेंडेंट है हम. ठीक है, किसी से हम किसी पे डिपेंड नहीं करते. ठीक है, तो वही कहना मतलब है इंडिपेंडेंट का. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या कह रहे हैं, 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस, दोनों चीज ध्यान रखनी है. अकरेंस की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे और खासकर नॉन अकरेंस. ठीक है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, दोनों पे बात करते हैं ना. तो उन दोनों में ऑफ वन ऑफ द इवेंट इज नॉट इफेक्टेड बाय दैट ऑफ अदर. ठीक है, एक की होने की प्रोबेबिलिटी से दूसरे की ना होने की प्रोबेबिलिटी या होने की प्रोबेबिलिटी में अगर कुछ इफेक्ट ना पड़े तो हम उसे बोल देते हैं दैट दे बोथ आर इंडिविजुअल इवेंट, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है जी. फॉर एनी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ई एंड एफ वी हैव द रिलेशन. कुछ रिलेशन है आपने ध्यान रखना है, ऑल्दो आपने बुक्स में पढ़े भी लिए होंगे. दैट इफ पी ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन क्या कॉमन पॉइंट है. तो अब देखिए कॉमन पॉइंट, सिंपल सी बात, हम खुद कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे में कोई इंपैक्ट डाल ही नहीं रहे हैं. ठीक है, तो
क्या आएगा, ये सिर्फ उन दोनों का डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब हम कह रहे हैं पी एफ बाय एफ, यानी कोई एक कोई इवेंट है एफ और दूसरा कोई इवेंट एफ है वो हो चुका है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू पी एफ हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, वेयर पी एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तीसरी चीज क्या रखेंगे, पी एफ बाय एफ इज इक्वल्स टू पी एफ, ये तो सेम ही चीज हो गई। ठीक है, ऑल्सो देयर कॉम्पोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हमें पता है, ठीक है, नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं, यानी अपोजिट वाली बात कर रहे हैं, सॉरी इट्स नॉट नेगेटिव, एग्जैक्ट वर्ड इज नॉट नेगेटिव, तो अपोजिट वाली बात करें, तो यहाँ पे अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट की बात भी करें तो कॉम्प्लीमेंट में भी ये सेम चीज फॉलो होती है। ठीक है, अब उन्होंने बोला एक नोट दिया, इफ ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट देन, अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो भाई सिंपल सी बात है, फिर ये कंडीशन क्या हमारी फॉलो नहीं होने की। ये फॉलो कब होती है, जब हमारे इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कह रहे हैं अ सेट ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर। ठीक है, वही एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक की हैपनिंग दूसरे को हटा दे, ठीक है, या एक्सक्लूड कर दे, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है हमारा, फाई यानी नल हो जाता है। कंडीशन को ध्यान रखना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव चीज है, तो ये पढ़ के ध्यान रखनी है, धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस में आप जैसी प्रैक्टिस ऑन आते हैं तो क्लियर होती रहती है चीजें। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल भी देख लेते हैं। इन थ्रोइंग अ डाइस all the six faces number 1 to 6 are mutually exclusive, since if any of one of these faces come then the possibilities of other in the same trial is ruled out। ठीक है जी, तो किसी की प्रोबेबिलिटी आती है तो वो दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं डालते। ठीक है जी, चलिए तो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। एग्जॉस्टिव इवेंट्स की पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो एक किसी भी इवेंट की अकरिंग पे इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल दे रखा है, इन थ्रोइंग टू डाइज द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज 6 स्क्वायर दैट इज 36, सिंस एनी ऑफ द नंबर 1 to 6 ऑन द फर्स्ट डाई कैन बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द 6 नंबर्स ऑन द अदर डाई। ठीक है, कोई भी नंबर किसी के साथ भी क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। ठीक है जी, बढ़े आगे, शुड बी मूव, चलिए। सो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला, इफ अ ट्रायल रिजल्ट इज एन if a trial result in an exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases and m of them are favorable to the happening of a event A, then the probability of A is PA, number of outcomes in A upon number of outcomes in S। ठीक है, तो NA upon NS हो जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है जी, उसके बाद कुछ एक दो नोट्स हैं जो हमें ध्यान देना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज पॉसिबल इवेंट इज 1, अगर पॉसिबल सर्टेनली हो ही रहा है, 100% हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। पी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा पी ए आता है। ठीक है जी, एंड पी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। ठीक है, ये हमें पता है, दोनों अलग अलग सेट हो जाएंगे, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, तो उनका इंटरसेक्शन आना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, देखें थोड़ी सी और क्या है। अब मेन चीज जो है, जो हम क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेपर में, तो हमें ध्यान देना। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस of a random experiment, then probability of the occurrence of the event A when the event B has already occurred। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं P A by B में क्या कह रहे हैं, probability of A निकालना है जब B ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हैपन। ठीक है जी, ये हो चुका है, ये पहले से ही हो चुका है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन पी बी। क्लियर है, फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बच्चे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आपको बता ही देंगे,
बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो हमें यूज करनी है। क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ इवन E2 एंड En आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच constitutes a partition of sample space S, that is E1, E2 to N, are pairwise disjoint, E1 union to E2 union to E3, E3 और ये यूनियन चल रहा है En तक, is equals to S, then PEI is greater than 0 and PEI is greater than 0 for all I is equals to 1 2 3 4 n तक चल रही है ये कहानी। ऑल्सो लेट ए बी अ नॉन जीरो इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे कोई इवेंट है जब ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पी ए बी जे इंटू पी जे पी बी जे। जी कोई एलिमेंट है कि कोई भी इवेंट है, मान लीजिए हमने बोला कि दो बैग हैं हमारे पास, दो बैग हैं, दो बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है भाई, दोनों की बैग हैं, बैग में से एक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी हाफ हाफ होगी, दो बैग है तो हाफ होगी, थ्री बैग है तो 1/3 होगी, तो वो इक्वल उस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ये पी बीजे से। और ये हमारा है कि जब ए जब पीजे ऑलरेडी हैपन हो चुका है। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी है, सम समेशन मींस हमारा क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, कैसे यूज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपने ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे इसमें मैक्स मार्क्स के, क्योंकि बहुत रिलेटेड क्वेश्चन इससे हैं उसमें हमारे, और बाकी हम इंपॉर्टेंट अब करने ही वाले हैं आगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को लेके, और उस आगे हमारे पास क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। तो टिल देन यू हैव टू गिव इट अ लुक एंड रिवाइज द क्वेश्चन, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. I, Aman Sharma, your mathematics educator, came here with the new chapters of class 10th, class 12th mathematics. The name of the chapter is probability. So probability एक अच्छा important chapter है। क्वेश्चन हमारा, हम क्या कहते हैं, वो एक फील आता है ना probability, क्योंकि हमने पहले भी भाई हमने 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, तो बढ़िया लगता है मतलब प्रोबेबिलिटी करने में। बस मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है और जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो सारा पकड़ के रखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर, यू हैव टू फर्स्ट रीड द मैक्स मार्क्स बुक पढ़नी है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट कराएंगे, ताकि जो भी आपकी क्वेरी है वो क्वेरी बन के ना रह जाए। ठीक है, तो शुरू करें अपने बढ़िया परफॉर्मेंस को। So let's start. The chapter name is probability, as we have discussed earlier. It is class 12th. So let's start with the summary of the chapter. So first, it is given what is an event. Event क्या होता है, देखो event सबसे important चीज है इसमें, कि कुछ चीज होएगी। probability क्या है, probability हमारी क्या है, possibility of happening a event, किसी चीज की होने की संभावना इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है इवेंट। इवेंट क्या कह रहे हैं हम, अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट और अ केस। ठीक है जी, अब सैंपल स्पेस सबने निकाला है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक कॉइन हमने टॉस करा है, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज उसमें आ सकती है। भाई एक कॉइन उछाल रहे हैं हम, जनरली उसमें क्या आएगा, या तो एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये एक सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटीज हैं, यानी सैंपल स्पेस में वो एलिमेंट आते हैं कि जितना उस इवेंट में पॉसिबिलिटीज हो सके। ठीक है बच्चे, तो और जैसे हम डाइस करते हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं, इफ यू थ्रो अ डाइस, तो डाइस में क्या होता है, डाइस में हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, दैट इट कैन बी अ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो ये इसकी सैंपल स्पेस बन जाता है, यानी सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं सेट में आएंगे वो सारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं वो हैं। अब जैसे हम 2 डाइस उछालेंगे, 3 डाइस उछालेंगे, तो ये डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एग्जांपल दिया हुआ है, इफ इन टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग आइदर हेड और टेल इज अ इवेंट। ठीक है, हेड आना या टेल आना कॉइन के टॉस में एक इवेंट हो गया। ठीक है, अब इवेंट्स के बारे में बात करें तो इवेंट्स एक टाइप होती है दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा अपने नाम में ही ये चीजें दिखा देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो कह रहे हैं इक्वली लाइकली, लाइक होता है सेम जैसे दिखने वाले। ठीक है, तो इवेंट्स की कह रहे हैं, द गिवन इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर
in preference to the other. Example, in a throwing a unbiased dice, all the 6 faces are equally likely to come. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक डाइस उछाला है, ठीक है, डाइस उछाला है तो पॉसिबिलिटीज क्या है उसमें, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यही तो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी, है ना। तो इस सैंपल स्पेस में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, 4, 5 और 6 इंडिविजुअली इनके नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो ये सारे 1/6 प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं अपने इंडिविजुअली हैपन होने के लिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइकली व्हाट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है जी, तो ये एक जैसे से इवेंट होते हैं क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटीज सेम आती है। बड़े आगे कितने नए, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट सबको पता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है हम, ठीक है, किसी से हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, तो वही कहना मतलब है इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या कह रहे हैं, टू इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस, दोनों चीज ध्यान रखनी है, अकरेंस की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे और खास साथ नॉन अकरेंस, ठीक है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दोनों पे बात करते हैं ना। तो उन दोनों में ऑफ वन ऑफ द इवेंट इज नॉट इफेक्टेड बाय दैट ऑफ अदर, ठीक है, एक की होने की प्रोबेबिलिटी से दूसरे की ना होने की प्रोबेबिलिटी या होने की प्रोबेबिलिटी में अगर कुछ इफेक्ट ना पड़े तो हम उसे बोल देते हैं दैट दे बोथ आर इंडिविजुअल इवेंट, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है जी। फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट ई एंड एफ वी हैव द रिलेशन, कुछ रिलेशन है आपने ध्यान रखना है, ऑल्दो आपने बुक्स में पढ़े भी लिए होंगे, दैट इफ पी ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन क्या कॉमन पॉइंट है। तो अब देखिए कॉमन पॉइंट, सिंपल सी बात, हम खुद कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे में कोई इंपैक्ट डाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, ये सिर्फ उन दोनों का डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब हम कह रहे हैं पी एफ बाय एफ, यानी कोई एक कोई इवेंट है एफ और दूसरा कोई इवेंट एफ है वो हो चुका है, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू पी एफ हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, वेयर पी एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एफ इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीसरी चीज क्या रखेंगे, पी एफ बाय एफ इज इक्वल्स टू पी एफ, ये तो सेम ही चीज हो गई, ठीक है। ऑल्सो देयर कॉम्पोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हमें पता है, ठीक है, नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं, यानी अपोजिट वाली बात करें, सॉरी इट्स नॉट नेगेटिव, एग्जैक्ट वर्ड इज नॉट नेगेटिव, तो अपोजिट वाली बात करें, तो यहाँ पे अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट की बात भी करें तो कॉम्प्लीमेंट में भी ये सेम चीज फॉलो होती है। ठीक है, अब उन्होंने बोला एक नोट दिया, इफ ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट देन, अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो भाई सिंपल सी बात है, फिर ये कंडीशन क्या हमारी फॉलो नहीं होने की। ये फॉलो कब होती है, जब हमारे इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कह रहे हैं अ सेट ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर। ठीक है, वही एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक की हैपनिंग दूसरे को हटा दे, ठीक है, या एक्सक्लूड कर दे, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है हमारा, फाई, यानी नल हो जाता है। कंडीशन को ध्यान रखना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव चीज है, तो ये पढ़ के ध्यान रखनी है, धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस में आप जैसी प्रैक्टिस ऑन आते हैं तो क्लियर होती रहती हैं चीजें। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल भी देख लेते हैं। इन थ्रोइंग अ डाइस all the 6 faces number 1 to 6 are mutually exclusive, since if any of one of these faces come then the possibilities of other in the same trial is ruled out। ठीक है जी, तो किसी की प्रोबेबिलिटी आती है तो वो दूसरे पे इंपैक्ट नहीं डालते। ठीक है जी, चलिए तो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो एक किसी भी इवेंट की अकरिंग पे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल दे रखा है, इन थ्रोइंग अ टू डाइस द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज 6 स्क्वायर, दैट इज 36, सिंस एनी ऑफ द नंबर 1 to 6 ऑन द फर्स्ट डाई कैन बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द 6 नंबर्स ऑन द अदर डाई। ठीक है, कोई भी नंबर किसी के साथ भी क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। ठीक है जी, बढ़े आगे, शुड बी मूव, चलिए। सो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला, इफ अ ट्रायल रिजल्ट इज एन इफ अ ट्रायल रिजल्ट इन
an exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases and m of them are favorable to the happening of a event A, then the probability of A is PA number of outcomes in A upon number of outcomes in S। ठीक है, तो NA अपॉन NS हो जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है जी, उसके बाद कुछ एक दो नोट्स हैं जो हमें ध्यान देना है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज पॉसिबल इवेंट इज 1, अगर पॉसिबल सर्टेनली हो ही रहा है, 100% हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। पी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा पी ए आता है। ठीक है जी, एंड पी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। ठीक है, ये हमें पता है, दोनों अलग अलग सेट हो जाएंगे, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, तो उनका इंटरसेक्शन आना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, देखें थोड़ी सी और क्या। अब मेन चीज जो है, जो हम क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसे देखते हैं। इसके क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेपर में, तो हमें ध्यान देना है। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस of a random experiment, then probability of the occurrence of the event A when the event B has already occurred। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं P A by B by क्या कह रहे हैं, probability of A निकालना है जब B ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हैपन। ठीक है जी, ये हो चुका है, ये पहले से ही हो चुका है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन पी बी। क्लियर है, फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बच्चे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आपको बता ही देंगे। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो हमें यूज करनी है। क्या यहाँ क्या पे क्या कह रहे हैं, इफ इवन E2 एंड EN आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, दैट इज E1 E2 to N are pairwise disjoint, E1 union to E2 union to E3 और ये यूनियन चल रहा है EN तक, इज इक्वल टू S, देन PEI इज ग्रेटर देन 0 एंड PEI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 4 N तक चल रही है ये कहानी। ऑल्सो लेट A बी अ नॉन जीरो इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ कोई इवेंट है जब A ऑलरेडी हैपन हो चुका है, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, PA इंटू PBJ। जी कोई एलिमेंट है कि कोई भी इवेंट है, मान लीजिए हमने बोला कि दो बैग हैं हमारे पास, दो बैग हैं, दो बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है भाई, दोनों की बैग हैं, बैग में से एक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी हाफ हाफ होगी। दो बैग है तो हाफ होगी, 3 बैग है तो 1/3 होगी, तो वो इक्वल उस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ये PBJ से। और ये हमारा है कि जब A जब PJ ऑलरेडी हैपन हो चुका है। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी है, सम समेशन मींस हमारा क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, कैसे यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपने ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे इसमें मैक्स मार्क्स के, क्योंकि बहुत रिलेटेड क्वेश्चन इससे हैं उसमें हमारे, और बाकी हम इंपॉर्टेंट अब करने ही वाले हैं आगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, चीजों को यूज करेंगे, फॉर्मूले में लगाना है, कैलकुलेशन बच जाती है फिर हमारी। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, इफ A एंड B आर इवेंट्स such that PA is equals to 0.4, okay, and PB is equals to 0.3 and PA union B is equals to 0.5, then PB intersection A equals। ठीक है जी, तो PB intersection A हमसे पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है मेन फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट PA union B is equals to PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है जी, ये हमें पता है। अब हमें दे क्या रखा है, जो जो चीजें दे रखी हैं उनकी प्लेस में हम चीजें रख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PA यूनियन B इज गिवन टू अस, दैट इज 0.5। नाउ PA क्या है बच्चों, PA इज 0.4 प्लस PB इज 0.3 माइनस PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी तो हमें निकालना ही है, वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन ए बोला है उन्होंने, या ए इंटरसेक्शन बी। भाई इंटरसेक्शन तो कॉमन चीज होती है दोनों के बीच में, तो चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, यानी बी और ए में कॉमन लो या ए और बी में कॉमन लो, तो कॉमन तो दोनों में आ ही रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसको इधर लेके आते हैं। रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये है पी बी, ठीक है, पी बी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कर लेते हैं, 0.4 प्लस 0.3 इज 0.7 प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा 0.5। ठीक है बच्चे, सो इसे बंद कर लेते हैं। पी बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या आ गया, 0.2। ठीक है, 0.2। अब यहाँ पे ऑप्शन 0.2 में नहीं दे रखा, तो इसे आप पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं, और देखो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/5। सो 1/5 विल बी आवर आंसर एंड इट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, समझ आया? इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, जो इसमें यूज होने वाला और इससे रिलेट करता क्वेश्चन बिल्कुल आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? So you can pause the video to copy the solution, and after that we are going to move on to our next question. Okay, so let's see what is the next question. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a by b, a by b फाइंड करना है if pa is equals to 0.4 and pb is equals to 0.8 and pb by a is 0.6। ठीक है, तो ये तीन चीज दे रखी हैं, हमें फाइंड करना है व्हाट पी ए बाई बी। तो हमारे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी, वी नो दैट पी ए बाई बी क्या होता है बच्चों, पी ए बाई बी इज पी। ठीक है, फॉर्मूला याद आ रहा है, दिमाग में आ रहा है? अगर चीजें आ रही हैं ना आपके दिमाग में, तो बिल्कुल फिर क्वेश्चन ईजिली जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल टर्म्स देके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है जी, तो बस हमारे पास फॉर्मूला ध्यान देना है, पी ए बाई बी जो हमें निकालना है, इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, यही आना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है, ये तो हमें निकालना ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है नहीं, पी बी बिल्कुल हमारे पास है, इट इज गिवन दैट इज 0.8। तो अब हमारा काम है क्या, हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये निकालना हमने। तो निकालने के लिए अब हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या अवेलेबल है, वी हैव पी ए एंड ऑल्सो वी हैव पी बी बाय ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पी बी बाय ए निकालते हैं पहले, और उससे हमारा इंटरसेक्शन बिल्कुल हमें क्या है, मिल जाएगा। चलिए, तो देखते हैं कैसे। तो अगर हम बात करें पी बी बाय ए की, तो पी बी बाय ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम पी बी इंटरसेक्शन ए कह सकते हैं हम, पी बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, यही होता है बच्चों। ठीक है जी, तो करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, ये हमें गिवन है, इट इज गिवन 0.6, और ये हमें इसे पी बी इंटरसेक्शन करें या ए इंटरसेक्शन बी, अभी आपको बताया, दे बोथ आर सेम। ठीक है, पी बी की वैल्यू पी बी की वैल्यू पी ए है यहाँ पे, पी ए इज 0.4, तो हम इसे 0.4 यूज करते हैं बच्चे, इट विल बी 0.4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इट विल बी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनली हमारे पास 6 4 24 24 0.24 विल बी आर पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो इतनी चीज हमें मिल गई, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे पुट करना है। ठीक है जी, और हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं बच्चे। तो यहां से फाइनली पी ए बाय बी जो हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू, पहले पी ए इंटरसेक्शन बी है, पी ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू हमने निकालनी, दैट इज 0.24 इज द वैल्यू अपॉन पी बी। पी बी क्या है, पी बी हम यहां से देखेंगे क्वेश्चन में, पी बी इज गिवन दैट इज 0.8, ये हमें दे रखा है, इट इज 0.8 या 80 कह लो, तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 to the 4 and it will be 40, 4 3 12 4 10, तो फाइनली आंसर विल बी 3/10, और यू कैन से 0.3। ठीक है, क्लियर है? नहीं है, फिर से समझा देते हैं, सिंपल, हमने बस फॉर्मूले यूज करा, एक ही फॉर्मूले को 2 बार यूज करा है, क्योंकि हमें गिवन अलग चीज थी। ठीक है, तो हमने पी ए बाई बी निकालना था, इंटरसेक्शन हमारे पास था नहीं, हमने
पी बी बाई ए दे रखा था हमें, हमने उस फॉर्मूले से इंटरसेक्शन निकाल लिया, बिकॉज ए बी या बी ए इंटरसेक्शन सेम होता है। इंटरसेक्शन निकालने के बाद फाइनली हमने फॉर्मूले पे पुट करा है और वैल्यू लेके आ गए। इज द थिंग इज क्लियर? यस और नो? क्लियर? ओके, सो यू कैन कॉपी द सॉल्यूशन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 20 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 20। ठीक है, तो 20 कार्ड्स हैं जिन्हें नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 20 तक, एंड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक रेंडमली एक कार्ड हमने निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड विल बी द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले इसका सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो एस विल बी इक्वल्स टू भाई 1 से लेके 20 तक 4 के मल्टीपल, सबसे पहला 4, देन 4 8 12 16 एंड अगेन नाउ 20। ठीक है जी, तो 1 to 20 तक नंबर है। ये 5 एलिमेंट्स आएंगे हमारे सैंपल स्पेस में। उसके बाद सिंपल पूछा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड विल बी मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 हमें पता है, इनमें से कोई भी कार्ड उठ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो बस हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, या टोटल नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है ये कितने थे भाई, मल्टीपल ऑफ 4 5 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, एंड टोटल जो कार्ड्स हैं वो हैं कितने, 20। ठीक है, तो रिड्यूस इट एंड द फाइनल आंसर इज 1/4। क्लियर है? अच्छा, सिंपल क्वेश्चन था। सो कॉपी द क्वेश्चन, कॉपी द सॉल्यूशन, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ केस बेस्ड स्टडी है, केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन हमारे आने ही है। तो देखते हैं इस केस बेस्ड स्टडी जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या क्या उन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं और कैसे हमें इसका सॉल्यूशंस निकालना है। चलिए देखिए, कह रहे हैं देयर आर 2 शॉप्स इन अ विलेज मार्केट नेम्ड लीला जनरल स्टोर एंड मीना जनरल स्टोर। तो 2 स्टोर है दे रखा, एक का नाम लीला है, एक का मीना है। इन लीला जनरल स्टोर 30 टिन्स प्योर मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो इसमें क्या है, कितने 30 जो टिन हैं वो प्योर मस्टर्ड ऑयल के हैं, एंड 40 टिन्स आर अडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, उसमें थोड़ी सी कुछ ना कुछ मिलावट करी गई है। वाइल इन द मीना जनरल स्टोर 50 टिन्स आर प्योर, 50 है प्योर और 60 है क्या, अडल्टरेट। ठीक है, अडल्टरेटेड ऑयल है। उसके बाद कह रहे हैं राजेश वांट्स टू परचेज 1 टिन ऑयल फ्रॉम एनी शॉप सेलेक्टेड एट रैंडम। किसी भी एक शॉप से रैंडमली सेलेक्ट करके उन्हें एक टिन ऑयल लेना है राजेश को। ठीक है जी, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल टिन इज परचेज्ड एट रैंडम गिवन दैट लीला जनरल स्टोर इज सेलेक्टेड टू परचेज विल बी। ठीक है जी, तो भाई लीला जनरल स्टोर से है, हमने उससे ही लेना है, लीला जनरल स्टोर से। और क्या कह रहे हैं, एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल टिन है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए एडल्टरेटेड ये था, लीला है, इट्स बिल्कुल लीला है। तो लीला में जो लीला जनरल स्टोर है उसमें हमें पता है कितने 30 तो प्योर हैं और एडल्टरेटेड कितने हैं 40 हैं। तो भाई प्योर कितने हैं, प्योर ऑयल टिन हमारे पास हैं कितने हैं 30, एडल्टरेटेड एडल्टरेटेड कितने हमारे पास 40 हैं। तो टोटल टिन्स कितने हैं, टोटल टिन हो गए 70, और इसमें से एडल्टरेटेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई विल बी इक्वल्स टू 40, एडल्टरेटेड 40 है अपॉन 70, एंड फाइनल आंसर विल बी 4/7। यानी हमारे पास क्या कितने आ रहे हैं, ये कितना आ रहा है बच्चे, हमारे पास है इट्स 4/7। ठीक है जी,
तो हमारी प्रोबेबिलिटी 4/7 है एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ आया ना क्या कह रहे थे? चलिए तो बढ़ते हैं। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी द सॉल्यूशन एंड देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। ठीक है, तो इस केस बेस्ड स्टडीज से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आपकी बार उन्होंने पूछा द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल टिन इज परचेज्ड एट रैंडम गिवन दैट मीना जनरल स्टोर इज सिलेक्टेड टू परचेज विल बी। तो अब की बार सेम चीज कर रहे हैं, एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल ही ले रहे हैं, पर हमने स्टोर चेंज करा, स्टोर इज व्हाट? स्टोर इज मीना जनरल स्टोर। ठीक है जी, तो मीना का देख लेते हैं, मीना में क्या क्या कंडीशन दे रखी है। तो मीना में 50 तो प्योर है और 60 एडल्टरेटेड है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, मीना में प्योर ऑयल के कितने हैं? 50 है एंड एडल्टरेटेड हमारे पास कितने हैं? 60 है। तो टोटल टिन कितने हुए? 50 plus 60 that is 110 and probability of this event E will be equals to 60 upon 110 that is 6/11। ठीक है, so our option is what? Option B। तो B को टिक कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? सेम था पहला, बस की बार स्टोर चेंज कर दिया था तो हमारी वैल्यूज चेंज हो गई और आंसर भी क्लियर है। सो शुड वी मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन? So if you want to copy the solution then you can pause the video, otherwise we are going to move on to our next question। ठीक है, चलिए तो थर्ड इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल इफ शॉप एंड टिन ऑफ ऑयल आर सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे अच्छी तरीके से, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी हमारी परचेजिंग की एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल को ही, ऑयल को, इफ शॉप एंड टिन ऑफ द ऑयल आर सिलेक्टेड एट रैंडम। भाई शॉप भी रैंडमली, कोई भी दोनों में से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब की बार उन्होंने फिक्स नहीं बता रखी, जैसे हमने पहले बता दिया था ना कि पहले हम इससे ले रहे थे तो वो कंफर्मेशन था, या हम मीना से ले रहे थे या हम लीला जनरल स्टोर से ले रहे थे तो वो पिछली बार कंफर्म था। अब की बार रैंडमली किसी से भी उठा सकते हैं, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग फ्रॉम लीला, लेट इट बी एल, लीला जनरल स्टोर से प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 50-50 तो है, या तो हम इसमें भी कर सकते हैं या इसमें। टोटल आउटकम हमारे पास 2 है और लीला को सिलेक्ट करने की हो जाएगी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द स्टोर मीना विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है बच्चे, और हमें पता था लीला में एडल्टरेटेड आने के लिए तो PA1 इसे कर लेते हैं, एडल्टरेटेड ऑयल आने की, ऑयल लेने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी? हमने निकाली थी पीछे, व्हाट इट वाज? इट वाज 40/70 दैट इज 4/7। ठीक है जी, और मीना के जनरल स्टोर में क्या थी? इट इज 60/110 यानी 6/11। यही थी ना, चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, और 4/7 और 6/11। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है आपको, चीजें समझ आ गई? ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या पॉसिबिलिटी विल बी इक्वल टू, देखिए इन दोनों से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनकी कंडीशंस क्या है? 4/7 1/2। भाई मीना लीला स्टोर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और इसमें एडल्टरेटेड होने की, एडल्टरेटेड टिन आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है, प्लस टिन स्टोर सेलेक्ट होने की मीना की भी हाफ ही पॉसिबिलिटीज हैं, और उसमें एडल्टरेटेड सेलेक्ट होने की 11/6। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2/7, इट विल बी व्हाट? It will be 2/7 plus 3/11, LCM will be 77, 22 plus 21 that is 43/77। So our answer will be 43/77 and the option is D। ठीक है, समझ आए? टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? जब रैंडमली हम किसी भी स्टोर से उठा सकते हैं। क्लियर है?
Is the thing is clear? Yes or no? So you can pause the video to copy the solution, and then we are going to move on to our next question. So let's see what next questions tell us. ठीक है, next question क्या कह रहा है देखते हैं. Rajesh want to know the quality of mustard oil. Before purchasing, he selected first a shop at random and then selected a tin of mustard oil at random. ठीक है जी, तो पहले उन्होंने शॉप सेलेक्ट करी राजेश ने, और फिर उन्होंने क्या करा, मस्टर्ड ऑयल एक रैंडमली सिलेक्ट करा. इफ द टिन सेलेक्टेड एट द रैंडम हैज एडल्टरेटेड ऑयल, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई जो उन्होंने टिन सेलेक्ट करा है वो एडल्टरेटेड ऑयल का है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिन इज ऑफ लीला जर्नल स्टोर. ठीक है जी, तो ये लीला जर्नल स्टोर कंफर्म बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी लीला जनरल स्टोर से निकाला था. हमने क्या करा, एक उन्होंने क्या करा, नॉर्मली गए एक टिन को सेलेक्ट करा, किसी शॉप में गए, दोनों में से टिन को सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करके उन्होंने देखा कि ये तो एडल्टरेटेड टिन है, पर ये कंफर्म हुआ कि वो हमें ये कंफर्म बताना है दैट इट इज ऑफ लीला जनरल स्टोर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं पीई. अब देखिए प्रोबेबिलिटी एडल्टरेटेड, क्या करेंगे भाई, एडल्टरेटेड ऑयल आने की लीला स्टोर से क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने अभी निकाली थी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, ये तो थी, अपॉन टोटल आउटकम्स. तो टोटल आउटकम्स भी हमने निकाली थी अभी पीछे क्वेश्चंस में. तो इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ये तो लीला से आने की थी, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 6/11. ठीक है, ये 16 हो गया, तो हम इसे बिल्कुल रब करके सही करेंगे. ठीक है जी, 6, चलिए इट विल बी 6/11. ठीक है, सॉल्व आउट कर लेते हैं. ये 2, दिस विल बी 2, ये तो अभी हमने करा ही था. तो फाइनली ये आया 2/7 डिवाइडेड बाय व्हाट, अभी हमने 2/7 प्लस ये करा था, तो ये आया था मेरे ख्याल से 43. हमारा क्या आया था, इट इज़ 43/77. तो लिख ले सीधे 43/77. तो फाइनली इट इज़ 2/7 मल्टीप्लाई बाय 77 बाय 43. 7 11 11 2 22/43. सो हमारा ये क्या है, 22/43. सो ए इज आर आंसर. ठीक है, क्या पूछा था फिर से बता देते हैं. उन्होंने रैंडमली किसी भी शॉप से एक ऑयल टिन उठाया, और टिन भी रैंडमली कोई सा उठा लिया, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द टिन इज ऑफ एडल्टरेटेड ऑयल एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच, लीला स्टोर. तो लीला स्टोर की प्रोबेबिलिटी एडल्टरेटेड आने की ऊपर, और बाकी नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी. इज द क्वेश्चन इज क्लियर? यस और नो? तो केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को हमें देखना होता है, ध्यान से समझना होता है, कंडीशंस जो दे रखी हैं और जो बोली हैं सिर्फ उसे फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. इफ यू वांट टू कॉपी द सॉल्यूशन देन यू कैन पॉज द वीडियो, एंड अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट. ठीक है, तो हमें पता है 52 कार्ड होते हैं. ठीक है, 52 पत्ते सभी को पता है. तो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, एक कार्ड खो गया है हमारा. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ अ पैक ऑफ फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड. ठीक है जी, तो दोनों कार्ड जो हमने उस पैक जो बचा हुआ था उस पैक में से 2 कार्ड हमने निकाल लिए, और दोनों ही क्या हुए, दे बोथ आर डायमंड. दोनों ही क्या थे, डायमंड थे. कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड. ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें ये निकालनी है कि क्या, कि जो भी कार्ड खोया था वो हमारा क्या था, डायमंड था. ठीक है बच्चे, तो ये हमें निकालना है. चलिए तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे. चलिए, तो सबसे पहले हमें पता टोटल 52 कार्ड्स थे, तो 52 कार्ड्स में डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड इज इक्वल्स टू, डायमंड के कितने होते हैं बेटा, डायमंड के 13 होते हैं,
तो 13 अपॉन टोटल 52 यानी कि 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डायमंड यानी नॉट डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉट सेम चीज है तो 1 में से माइनस कर सकते हैं हम, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, देन इट विल बी 3/4। ठीक है जी, ओके। अब कंडीशंस देखते हैं कि जो हमारा कार्ड लॉस्ट हुआ है, एक डायमंड हमने देखा है कि फाइंड कह रहे हैं, फाइंड द फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड, 2 कार्ड निकाले गए और ये भी हमें पता लग गया है कि वो दोनों ही डायमंड हैं। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड था। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम दो ही कंडीशन देखेंगे कि कब। पहले हम वो कंडीशन देखते हैं, व्हाट, व्हेन द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। ठीक है जी, लॉस्ट कार्ड जब हमारा डायमंड था तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईडी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इट विल बी व्हाट, देखिए टोटल 13 थे तो एक लॉस्ट हो गया तो 12 बच गए हम पे कार्ड। और कंडीशंस कौन सी होती है? 12C2, कोई सी भी 12 में से कोई से भी दोनों कार्ड्स डायमंड हो सकते हैं। ठीक है जी, और अब टोटल कितने थे? 51C2। ठीक है, उसमें से टोटल आउटकम हमारी कितनी आई? 51C2। सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। इट विल बी 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है पहले भी, 11th में पढ़ा है। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी 2 6 12 एंड 2 25। ठीक है जी, इट विल बी फाइनली 61 सॉरी 66 अपॉन 25 इंटू 51, 55 25 51 मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 27 2 12 1275। ठीक है जी, तो इट विल बी 1275। ठीक है जी, 1275 हमारा क्या आ जाएगी टोटल आउटकम? तो 1275 और तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा था ना। ठीक है जी, चलिए, तो इट वॉज 66/1275। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी तब डायमंड की जब क्या है, लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था। भाई ऐसा भी तो सकता है जो हमने कार्ड निकाला वो डायमंड ना हो। ठीक है, जो मतलब खोया है वो कार्ड डायमंड ना हो। तो व्हेन द लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, जो खोया वाला कार्ड था वो डायमंड नहीं था। ठीक है, तब दो कार्ड की डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या था? इसे E1 कह देते हैं, इसे इवेंट 2 कह देते हैं, बाई डी इज इक्वल्स टू। अब देखिए जब लॉस्ट वाला कार्ड डायमंड नहीं था तो हमारे पास 13 के 13 डायमंड्स अवेलेबल हैं, तो इसकी कंडीशन होगी 13C2, क्योंकि 13 कार्ड में से कोई से भी दो किसी भी तरीके से कंडीशन पे पिकअप हो सकते हैं। और टोटल कार्ड, एक कार्ड खोया तो है ही भाई हमारा, भले कोई भी कार्ड हो, तो ये तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर ये आ गया हमारे पास क्या, इट विल बी 13 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 51 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, वही 6 आ गया और ये 25 आ गया, तो 6 3 18 8 1 कैरी एंड अच्छा ये तो 78 ही आ जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है? 314 नहीं 78 आ गया। 78 अपॉन इनका मल्टीप्लाई अभी करा था हमने 1275 ही था। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि भाई लॉस्ट कार्ड क्या था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। तो लॉस्ट कार्ड हमारा डायमंड था, तो लॉस्ट कार्ड की कंडीशन कितनी थी कि डायमंड होने की कंडीशन है 1/4। ठीक है, और हमारा क्या था, लॉस्ट कार्ड क्या था, डायमंड था। इट विल बी 66 अपॉन 1275। ठीक है, नीचे टोटल आउटकम होगी तो 1245, ये तो हमारा आएगा 66 1275। एक कंडीशन वो और ऐड हो जाएगी, कौन सी,
जब क्या हो कि डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ था भाई, डायमंड नॉट डायमंड, जो लॉस्ट कार्ड ना डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/4, और तब डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी थी, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी थी 7/1275, ठीक है जी, इफ इट इज 5। ओके, थोड़ा सा इधर करेंगे इसे सॉल्व। अब 2 2 to the 4 2 3 3 आ गया, 5 7, ये तो नहीं कैंसिल आउट रहेगा, 15 हो जाएगा। तो कर लेते हैं 3 11 और 3 4 the 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 the 15, ठीक है जी, इट इज़ 5। चलिए इसे भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, सेम ही होएगा। तो ये 2 33 और 11 फाइनली थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, आप देख लेंगे, इट विल बी 425। इसको देख लेते हैं, 3 से बिल्कुल कैंसिल होएगा, अभी हमने कैंसिल करा है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, 4 से 2 आया, ये 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अगेन 4 से भी हो सकता था वैसे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसे अच्छी तरीके से क्लियरली, थोड़ा सा नीचे। अब देखो मैं ध्यान से लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाना, इसमें लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11/425, डिवाइड का साइन लगा लेते हैं, और इट इज व्हाट 1/2, ये तो सेम ही आएगा, इंटू 11/425 प्लस प्लस ये आ गया आपके पास 17/425, ठीक है जी। तो थोड़ा कैलकुलेशन, अब इसे यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करते हैं इधर। चलिए देखिए ये क्या है, तो ये आ गया 11/425 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 डिवाइडेड बाय, देखिए 425 वो 2 है, तो एलसीएम हमें पता है 425 ही आना है, ठीक है। इट विल बी 425 एंड 425 सॉरी इंटू 2 आएगा, यानी 850 आएगा, एलसीएम विल बी 850। कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा हुआ है हमारा बस अब, इट विल बी 850, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 11 प्लस ये, इट विल बी 11 प्लस व्हाट 11 प्लस 17 to 34, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास आया 11/850 मल्टीप्लाई बाय 850/34 35 और 45, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड फाइनल आंसर इज 11/45। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया अच्छी तरीके से। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, लंबी नहीं थी, वो थोड़ा सा बस हो गया यहाँ पे कंजेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार देखते हैं, उन्होंने देखो क्या बोला था भाई, हमने क्या करा 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया है, ठीक है। उन्होंने कहा फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स द पैक ऑफ 2 कार्ड्स हैज बीन ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड, दोनों कार्ड डायमंड थे, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड क्या थे, खोया था वो डायमंड था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, व्हाट वी हैव डन, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली डायमंड आने की और डायमंड नहीं आने की, ठीक है जी। तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी ये थी, डायमंड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये थी, ठीक है जी। तो व्हेन द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, अब डायमंड एक खो चुका है हमारा कार्ड, तो हमें पता है कि टोटल कार्ड 13 डायमंड्स होते हैं, 12 डायमंड 12C2 से इतनी कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है, और दूसरा कितना था, टोटल 51 कार्ड्स आएगा, क्योंकि 52 में से एक खो गया हमारे पास, 52 में से 2 आएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी से हमने निकाला इट इज 66/1275। उसके बाद जब ये था व्हेन द लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, भाई डायमंड नहीं था लॉस्ट कार्ड होने वाला, ठीक है, खोने वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 13C2/51C2, भाई अब की बार 13 कार्ड हमारे पूरे हैं डायमंड के, लेकिन एक कार्ड जरूर खोया है, तो वो टोटल आउटकम्स में इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है जी। तो हमने सॉल्व आउट कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया,
ये आया, ये हमारा सॉल्व आउट हो गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी थी, दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डायमंड आने की कितनी थी, ये थी, ठीक है। इसके साथ लॉस्ट कार्ड वाली हमने प्रोबेबिलिटी लगा दी। उसके बाद नहीं भाई, हमने एक कार्ड निकाला ना रैंडमली, रैंडमली निकाला, वो डायमंड आ गया, तभी तो वो लॉस्ट होगा। भाई मान लीजिए एक कार्ड खोने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और उसी कार्ड को नहीं खोने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय व्हेन द कार्ड लॉस्ट इज नॉट द डायमंड, ठीक है जी। चलिए, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों टोटल प्रोबेबिलिटीज के फॉर्मूले में लगाया, और फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 11/45, ठीक है। क्लियर है, इज द क्वेश्चन इज क्लियर? So you can pause the video to copy the solution, and then we are going to move on to our next question. So let's see what is the next question. Next question में क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं a box X contains 2 white and 3 red balls and a bag Y contains 4 white and 5 red ball, ठीक है। तो दो बॉक्स बैग है हमारे पास, दो बॉक्स है हमारे पास, सॉरी, X एंड Y, और X में हमारे पास है 2 white, ठीक है। तो X में हमारे पास कितना है, हमारे पास है 2 white और 3 रेड बॉल, ठीक है जी। 2 white है हमारे पास और 3 रेड बॉल्स हैं, एंड अ बैग Y कंटेन्स 4 white, ठीक है जी। तो Y कंटेन्स 4 white और 5 रेड, ठीक है जी। 4 white और 5 रेड बॉल्स, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड, ठीक है। तो एक बैग से हमने बॉल निकाली और वो रेड हो गई, फाइंड, ये हमें पता लग गया, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग वाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल समझने के बाद है, ठीक है जी। तो ठीक है समझ तो हम गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले एक्स में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम दिस बॉक्स एक्स, ठीक है जी। तो पी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5, ठीक है बच्चे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम दिस, ठीक है, इसे x बाय आर, y बाय आर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप किसी भी चीज में। दोनों x हो गए, ठीक है। इट विल बी 5/9, ठीक है जी। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग यानी पी एक्स की अगर मैं बात करूं, इट इज 1/2, और पी वाई की बात करें तो इट्स 1/2, ठीक है। दोनों से प्रोबेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी 50-50 है, ठीक है। तो 50-50 की हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो उन्होंने बोला है कि यस, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वन बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, रेड तो हमने निकाल ली, इसकी प्रोबेबिलिटी आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग वाई, वाई बैग से थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, बैग वाई, ठीक है। वाई से आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी व्हाट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/9 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई 5/9 सेम आ जाएगी, और दूसरे बैग से आने वाली भी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल में तो वो भी आएगी, दैट विल बी 3/5, ठीक है जी। तो इट विल बी फाइनली 5/18 डिवाइडेड बाय 5/18 प्लस 3/10। सॉल्व कर लेते हैं इसे, फाइनली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इट विल बी 5/18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर देखिए 6 और 2 तो हमारा कॉमन आ गया, 2 9 से 18, 2 5 से 9, 2 18 45, चल 180 कर लेते हैं, चले से डायरेक्टली, आप बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये आएगा 18 से आया 10, 10 5 50 प्लस 3 8, 8 3 आर 24, तो 18, ये तो 10 आई गया हमारे पास, फाइनली 5 इंटू 10 अपॉन 74, 2 5 10 and 2 3 6, 2 3 6, 2 7 the 40, and it will be 25 upon 37. So finally probability of getting a red ball
फ्रॉम बैग वाई इज 25/37। ठीक है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं कवर अप द क्वेश्चन। उन्होंने कंडीशन क्या बोली थी, एक एक्स बैग है जिसमें 2 वाइट हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल 5 हो गई, रेड बॉल आने की इसमें प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गई, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वाई कंटेन 5 वाइट एंड 4 वाइट सॉरी एंड 5 रेड बॉल्स। ठीक है, तो 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स हो गई, और यहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या हो गई, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/4 5/9 सॉरी। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें कि रेड बॉल आए लेकिन वाई बैग से आए, तो हमने निकाली बैग के आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फाइनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग वाई इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, सॉल्व करा इसे 5/18 आ गया डिवाइडेड बाय दिस सेम थिंग। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया टोटल प्रोबेबिलिटी को, ये 18 आ गया 5/18 एंड इट इज़ 3/10। ठीक है जी, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे में लेके 180 आया था 1050, और एक छोटी सी गलती कर दी, इट वॉज 18 और हमने मल्टीप्लाई कर दी है 8 से। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी, ये आएगा यहाँ पे, सॉरी ये हम सही कर लेते हैं इसे। अच्छा हुआ, चलिए लुक बैक में पता लग गया हमें क्या चीज़ हमारी आई है। तो इट वॉज नॉट 24। ठीक है, ये 18 था, ये 8 थोड़ा सा ध्यान लगा, तो ये इस वजह से गड़बड़ी होगी। 9 to the 18 था, 180 एलसीएम आया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, 18 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये अपने आप में 54 ही आएगा। ठीक है, इट विल बी 54, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब सब सही है, अब लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा ये 10/104 होएगा, तो 2 5 10 एंड 2 5 10 2 2 4। ठीक है जी, तो फाइनली इट विल बी 25/52। ठीक है, 25/52 हमारा फाइनली आएगा। सो इज द थिंग इज क्लियर नाउ, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, so you can pause the video to copy the solution, and then let's see, it was the last question, so the chapter has been ended. I hope the thing has been clear to you. If there is any doubt in any of the thing or any of the concept of this chapter, you can give me your doubt in the comment box, and I'm sure I will surely going to solve the question for you or solve your doubt. So till then, what you are going to do, you have to practice max marks to perform your to improve your performance regularly, and till then, take care, bye bye, have a good day.